So a warm good morning to all of you. You are most welcome on our YouTube channel Dr. Akhilesh Sharma, जहां हम डिस्कशन करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे साइकेट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं। जब ईटिंग डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। जब ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। इन दो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहला जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है बेटा, वो होता है बुलिमिया नर्वोसा। इस बुलिमिया नर्वोसा के अलावा जो हमारा दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। आजकल हमारी कुछ बुक्स के अंदर एक तीसरे टाइप का डिसऑर्डर भी लिखा गया है, जिसको क्या कहते हैं हम, बुलिमिया एनोरेक्सिया। बुलिमिया एनोरेक्सिया, इसका कहने का मतलब है बेटा, यदि इन शब्दों को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि ये शब्द क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बुलिमिया नर्वोसा का मतलब होता है बेटा एक्सेसिव ईटिंग, ज्यादा खाना खाना। नॉर्मल यदि सब्जी टेस्टी बनी है, आपने एक रोटी की जगह दो रोटी खा ली, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। सिंगल डे आपने ज्यादा खा लिया, बारात का न्योता मिला है, शादी में जाना है, तो आपने शादी में गए, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देखे और आपने एक दिन ज्यादा खा लिया। यदि दानिश के घर से मुझे बुलावा आए और दानिश यदि अच्छा खाना खिलाए और मैं जाके ज्यादा खा लूं, तो कोई सिंगल डे का डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर नहीं कहलाता। लेकिन यदि रेगुलरली में आप ऐसा कर रहे हैं, आप टूट रहे खाने के ऊपर, एक्सेसिव ईटिंग कर रहे हैं, राक्षसाकार भूख जागृत कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बुलिमिया नर्वोसा, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज ईटिंग। एक बड़ा फेमस शब्द इसके अंदर और जोड़ा जाता है बेटा, वो होता है बिंजिंग एंड पर्जिंग। ये भैया बीजिंग नहीं है चीन की राजधानी, ये है हमारा बिंजिंग। बिंजिंग का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग करना। बिंजिंग का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव ईटिंग। और जो हमारे पर्जिंग का मतलब होता है कि पहले तो तुमने सब खा लिया और फिर उसके बाद तुमने वॉमिटिंग कर दी, इसको बोलते हैं पर्जिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंजिंग एंड पर्जिंग इज द सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद दूसरा आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के लोग बहुत कम खाना खाते हैं, मींस ईटिंग बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग शरीर से दुबले पतले, स्किन के ऊपर नो फैट का डिपोजिशन, यदि आप उनकी स्किन खींचेंगे पकड़ के तो तुरंत बाहर आ जाएगी, लटक जाएगी। तो ऐसे पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा होते, जिनको प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन रहते हैं, भूखे रहते हैं, स्लिम रहते हैं और भूख कम लगती है, इसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब बेटा जो आजकल एक नई किताबों के अंदर लिखा हुआ है बुलिमिया एनोरेक्सिया, इस बुलिमिया एनोरेक्सिया का कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि यदि कोई पर्सन इस कैटेगरी के अंदर भी नहीं आ रहा और इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है, मींस वो पर्सन कभी ज्यादा खाता है, कभी कम खाता है, और कभी उसके स्पेल ज्यादा में आ जाते हैं, कभी कम में, तो उसको एक तीसरी कैटेगरी दे दी है बेटा, बुलिमिया एनोरेक्सिया। ये बुलिमिया एनोरेक्सिया मींस समटाइम पर्सन विल इंक्रीज ईटिंग एंड समटाइम इट कैन बी डिक्रीज। sometime he will increase and he will vomit and sometime he will go for starvation। जैसे हम जैसे लोग, यदि हमारे ऊपर ईटिंग डिसऑर्डर का देखा जाए, तो मेरे अंदर तो ये कैटेगरी मिलेगी कि भैया आज क्लास लेनी है तो खाना नहीं मिलेगा, कल क्लास नहीं है तो खाना खा लेंगे। तो यदि हमारी कैटेगरी देखी जाएगी तो बुलिमिया एनोरेक्सिया। तो ये चीज तीनों का एक वर्ड, एक कॉमन सिम्टम्स और एक कॉमन आइडिया आपके माइंड में सेट हो गया कि ये क्या होता है। जब हम बुलिमिया ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर बुलिमिया नर्वोसा और बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके बारे में जो बात करते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स मोस्टली इमेजरेबल सफरिंग फॉर विक्टिम्स एंड फैमिली। ये क्या करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे फैमिली के लिए भी सफरर होते हैं। कई बार क्या होते हैं, हमारी फैमिली के लिए भी सफरर होते हैं कि कोई पर्सन यदि कम खाना खाता है तो उसकी फैमिली के, या ज्यादा खाना खाता है तो उसकी फैमिली भी सफर होगी। अरे पिताजी 1 किलो टिंडे लेके आए, पता पड़े दीपांशु ही निपटा गया, तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो क्या लीड करेगा, डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का शुरुआत में जब असेसमेंट किया जाता है तो ऐसे असेसमेंट नहीं होता कि डायरेक्ट तुमने वो किया हो। असेसमेंट ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट तुम्हें कोई सिम्टम्स दिखाई देने लग जाए, शुरुआत से हैबिट दिखाई देती है। आपने कोई सामान मंगाया, पर्सन टूट गया, 6 आदमी बैठे हुए, बीच में एक प्लेट रखी हुई है, पता पड़े एक बंदा टूट के पूरा खत्म, बाकी के 5 इधर देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स को ही तो डेवलप कर रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो ये चीज समझ में आई, बुलिमिया नर्वोसा एनोरेक्सिया नर्वोसा।
अब ईटिंग डिसऑर्डर्स इमेजरेबल सफरिंग फॉर विक्टिम्स एंड फैमिली। ईटिंग डिसऑर्डर्स कभी सभी एपिडेमिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अरे 10-15 आदमी किसी शादी में चले गए और उनको ईटिंग डिसऑर्डर है, तो वो तो पूरा निपटा देंगे, तो पूरा निपटाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ईटिंग डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा। तो बेटा ये चीज समझ में आई, ये कभी सभी विक्टिम्स बन जाते हैं और इट इज मोस्टली फाउंड इन द फीमेल। मैंने एक चीज तो बताई नहीं, चब्बी लेडी वाली बात। चब्बी लेडी मैं भूल गया उस चीज को बताना, मैं बता देता हूं। जो फीमेल छुप छुप के खाना खाती है, ज्यादा खाती है, अपने पति को नहीं खिलाती है, उन लेडीज को बोला था चब्बी लेडी। चब्बी लेडी मीन्स ऐसी लेडीज गोल मटोल रहती है, चीक लाल रहते हैं, हेल्दी रहती है, उनको बोलने जाता है चब्बी लेडी। ये टर्म्स लिखी हुई है, ये हमारी, जब यदि हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल के अंदर पाया जाता है। अब दीपांशु ने मेरे से क्वेश्चन वो पूछा कि सर ये फीमेल के अंदर क्यों पाया जाता है, तो मैंने इसको रिप्लाई करा कि नॉर्मली मेल पर्सन तो क्या घर से बाहर निकलता है, दिन भर काम करता है, खाने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार फीमेल घर में रहती है, पति के साथ भी चाय पी ली, फिर पति को पिलाई वैसी चाय बेकार, फिर पति जैसे गया बोले अब बनाएंगे अदरक वाली चाय दूध डाल के, अब गया ना टेंशन बाहर गई, फिर आओ चलो नमकीन बिस्किट खोल लो, कल शाम को कुछ लाए थे, कुछ रखा है क्या। तो ऐसी फीमेल सब्जी बनाते बनाते टाइम सब्जी टेस्ट कर रही है, वो अलग, खाना अलग खाना है। रोटी बनाते टाइम रोटी टेस्ट अलग, खाना अलग खाना है। जो चीज है पहले टेस्ट करना है। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया, शिकंजी बना रहे तो पहले टेस्ट करके ये लो भाई साहब मीठी है आप पी लो। तो ऐसी फीमेल्स को क्या बोलते हैं, चब्बी लेडी, जिनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स पाया जाता है। हेट्टी कट्टी मोटी गाल लाल, उन फीमेल्स को बोला गया चब्बी लेडी। देख लेना अपने आस पड़ोस में कोई हो, पति दुबला पतला हो और ऐसी कोई फीमेल हो तो उसको बोलना चब्बी लेडी है, समझ जाइए। बोलना नहीं है तुम मुझे मरवाड़ा लोगे, समझ जाना है, दिमाग में बिठा के रखना। 7 मिलियन वुमेन हमारे फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर 7 मिलियन वुमेन्स अमेरिका के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर से सफरर है, और मेल 1 मिलियन। विक्टिम्स हैव द एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, ग्रेट पर्सनल लॉस एंड लॉस ऑफ सोसाइटी। हमारे सोशल लॉस भी है, पर्सनालिटी को भी लॉस करेगा और हमारे फंक्शन एबिलिटीज को भी लॉस करता है। फंक्शनल एबिलिटीज को लॉस करना मीन्स यदि कोई पर्सन ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग करेगा तो फिर लेजीनेस आएगा, और यदि कम करेगा तो भी लेजीनेस या लिथार्जी होगा। तो ये हमारी फंक्शनल एबिलिटीज को कम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसकी एज ऑफ ऑनसेट की जब हम बात करते हैं तो 86% जो मेंटल, ये 86% ईटिंग डिसऑर्डर है, ये 20 इयर्स की एज में पाए जाते हैं। 20 साल की उम्र में, तो तुम इस उम्र से बाहर आ गए हो, 20 साल की उम्र तक ये ईटिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो 10% है, ये 10% 10 साल से छोटे या 10 साल तक के लोगों में पाया जाता है, और 33% जो रिपोर्ट करते हैं वो 11 से 33% रिपोर्ट जो होती है वो 11 से 15 साल के बच्चों के अंदर पाया जाता है, और 43% जो रिपोर्ट करते हैं वो 16 to 20 ईयर्स तक पाया जाता है। मोस्टली इसके बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन आगे कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स का जो सेंसस है, वो सेंसस ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ईटिंग डिसऑर्डर्स आर अफेक्टेड ऑन द एज ऑफ 20 इयर्स। क्योंकि भाई 50 साल पे तो पेट ही जवाब दे देगा, खाएगा क्या, और यदि दांत नहीं रहे तो फिर खा हलवा। तो मोस्ट ऑफ द एज, जो मोस्टली जो एज है वो 20 इयर्स की है, जिसके अंदर उसको चांसेस रहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर होने के। ठीक है, अब वार्निंग साइंस। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे दीपांशु ने पूछा एक क्वेश्चन कि सर वार्निंग साइन बताओ आप एनोरेक्सिया नर्वोसा के, तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के वार्निंग साइंस। एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोस्तों कई बार तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, विच इज एन ईटिंग डिसऑर्डर और विच इज ईटिंग डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो आपको नाम याद रख लेना है मेरे दोस्त, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बुलिमिया एनोरेक्सिया। याद हो जाएगा मनीषा, पढ़ लेगी, याद कर लेगी ना। ये 3 नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, झूठ नहीं बोल रहा मैं अनु, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसको याद कर लेना अभिमन्यु भाई। अब जब हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात कर रहे हैं तो देखो दिमाग में, अब किताब को छोड़ दो, किताब क्या बोलना चाहिए।
हमारा मन क्या कह रहा है वो हम सोचें। एनोरेक्सिया नर्वोसा मींस कम वाला आदमी जो भूखा रहता है, तो पहला सिम्टम्स क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, लंबे समय तक भूखा रहेगा। भूखा रहेगा तो वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होगा तो थिन हो जाएगा, थिन होगा तो स्लिम हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा तो फैट का डिपोजिशन डाउन हो जाएगा, फैट डिपोजिट लॉस। ऐसी यदि हो गई तो वीकनेस भी आ जाएगी, वीकनेस आएगी तो लिथार्जी हो जाएगा। ठीक है, लिथार्जी के साथ में और जाओगे तो ऐसे पर्सन और क्या कर सकते? माल न्यूट्रिशन में मिनरल का जो है, ये जो फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे पर्सन क्या करते हैं? जिनको कौन करता है? इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, जिनको डर लगता है, जैसे मुझे लगता है, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, मेरा वजन नहीं बढ़ जाए। आपने, मनीषा ने कहा सर गुलाब जामुन खा लो, आपके लिए लाई हूं एक, घर में बच गया था तो मैंने सोचा सर को खिला दूं। मैंने बोला नहीं खाऊंगा। बोला क्यों नहीं खाओ? बोला मोटा हो जाऊंगा। बोला सर एक ही है। मैंने बोला नहीं। बोला खाओ। नहीं, ये पीछे पड़ रही है। बोला नहीं, ये भाग रही है। नहीं, मैं भाग रहा हूं। नहीं। इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, ये फियर हुआ ना। कंपल्सिव एक्सरसाइज करते हैं ऐसे लोग। पते बड़े मनीषा एक गुलाब जामुन देके गई, एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं 2 घंटे तक, एनर्जी देके गई 5 मिनट की, 2 घंटे तक, इसको बोलते हैं कंपल्सिव एक्सरसाइज। बेटा शब्द क्यों लगाया है कंपल्सिव इसके आगे? कि अकॉर्डिंग टू योर फूड हैबिट्स यू आर डूइंग द एक्सरसाइज मोर एंड मोर, दिस इज एन कंपल्सिव एक्सरसाइज। उसके बाद रिफ्यूजल टू ईट एक्सेप्ट टीनी पोर्शंस, छोटी छोटी चीजें खाएंगे। पत्ता गोभी का पत्ता दे दो, घास दे दो, पालक दे दो, गाजर मूली कद्दू दे दो, सूखे खाएंगे क्योंकि मोटा नहीं होना। तेल मत डालना। आजकल तो रेसिपी पानी में भी उबाल के सब्जियां बन रही हैं। एक आए थे वो बता रहे थे पानी में भी सब्जी बना लेते, टमाटर को फ्राई कर देते हैं पानी में भी। क्या पता भाई, एबनॉर्मल वेट लॉस होगा। ऐसे लोग सेंसिटिव टू कोल्ड रहेंगे। सेंसिटिव टू कोल्ड क्यों रहेगी? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी। मेरे दोस्त मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? फूड का डाइजेशन। अरे मेरे दोस्त मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन होना। मैंने खाया पनीर, पनीर मेरे पेट में गया, उसका ब्रेक डाउन हुआ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ अमीनो एसिड में। ये अमीनो एसिड क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म। और जब मेरे यहां चोट लग गई, मुझे जरूरत पड़ी प्रोटीन की, तो ये अमीनो एसिड कन्वर्ट होकर प्रोटीन बन के मेरे टिश्यूज को रिपेयर करता है। ये क्या हुआ है? एनाबॉलिज्म। पानी डिवाइड होता है H2 प्लस O2 के अंदर, H2O। ये हो गया कैटाबॉलिज्म। कैटा मींस ब्रेक डाउन, और H2 प्लस O2 मिलके वाटर बनाते हैं। ये क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है मंजू? ये लिथार्जी, ये वीकनेस, कंटिन्यूअस, सेंसिटिव टू कोल्ड, क्योंकि बेसल खाएंगे नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को सर्दी लगती है ज्यादा, एब्सेंट और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा। अरे बालों को काला घना सुंदर बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तेल लगाने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। चाहे सोने का तेल लगा लो, तेल तो क्या है? सिर्फ फ्रिक्शन को कम करेगा बालों को। कोई कहता है इस तेल से बाल मजबूत हो जाते हैं। तेलों से बाल मजबूत हो जाते हैं तो हम एक पीपा सेट करवा लेते हैं, यहाँ पे पूरा तेल भर के रखते हैं ऊपर से। जब लंबे हो जाते हैं बाल, जब हटा देते हैं उसको, क्योंकि बाल अब सफेद होना स्टार्ट हो रहा है। तो हेयर लॉस यदि ये हुआ तो मालनरिशमेंट और हेयर लॉस होगा। बाकी की बेटा जितना सोचोगे उतना आ जाएगा। डिप्रेसिव आइडियाज आ जाएंगे, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा ऐसे लोगों का, स्किन की इंटेंस टर्गर कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी मेरे दोस्त, लटक जाएगी स्किन। खाएगी नहीं तो लटकेगी।
कहीं और तो जाएगी नहीं। पहले खाली हम हो गए 100 किलो के, अब कम हो रहे तो स्किन को तो लटकना ही है कि दोबारा स्किन के अंदर इलास्टिसिटी जितनी मौजूद है वो चली जाएगी अंदर। ये समझ में आए एनोरेक्सिया नर्वोसा के सिम्टम्स। अब हम आ गए बुलिमिया नर्वोसा। अब भैया बुलिमिया नर्वोसा का तो राय साहब ने कहा सर इसके सिम्टम्स आप मुझे बताओ, मैं कमजोर हूं, मुझे मोटा होना है। तो मैंने इनको बोला कि बुलिमिया नर्वोसा का पहला सिम्टम्स तो क्या है, ज्यादा खाना खाना, एक्सेसिव ईटिंग। इसने बोला कैसे करूं, घर में जो मिले खा जाओ, कुछ नहीं है तो आलू बॉईल करके खा जाओ। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे भूख के मारे, जिनको भूख ज्यादा लगती है, घर में नमकीन बिस्किट सब खत्म, क्या करें अब क्या खाएं, चलो आलू ही फ्राई कर लेते हैं। अब आलू खत्म, पते पड़े एक पापड़ बचा हुआ है जिसको चूहे ने कुतर रखा, बोला इसको ही गर्म कर लेते हैं, चूहे के रेबीज तो मरी जाएगा, गर्म करने से बचेगा थोड़ी, इसको ही खा लेते हैं। कैसे करते हैं भूख वाले लोग। तो बुलिमिया नर्वोसा एक्सेसिव ईटिंग जो आती है उसको क्या बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। इसको सबसे ज्यादा बिंजिंग, और बिंजिंग के बाद पर्जिंग होती है। अब पर्जिंग, अब उल्टी कैसे करेंगे, अंगुली देके सब माल खा लिया, दानिश की बारात में गए 2-3 लोग, सब खा लिया, आइसक्रीम बच गई, बाहर उल्टी करके आए, हाथ धो लिए, दोबारा लग गए। ऐसे लोग होते हैं। आई हैव सीन सम पर्संस, दे आर हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स, प्रीऑक्यूपेशन विद फूड, जीवन में वो आए खाने के लिए, उनका काम पहला क्या है, खाना। दूसरा बिंजिंग, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सीक्रेट जगह पे खाते हैं, फीमेल्स रहती है ना सीक्रेट जगह पे खाती है। अरे हम तो सोशल लोग हैं ना, समाज में रहते हैं, फीमेल हमेशा सीक्रेट किचन में खा के जाएंगे 2 रोटी, फिर बताइए कुछ खाया ही नहीं है, रोटी बना रहे थे उस टाइम की तो काउंटिंग ही नहीं है, सब्जी फेवरेट बन जाए तो 2 प्लेट वहीं अंदर साफ, फेवरेट नहीं बनी, पता पड़े कद्दू फद्दू बना, पूरा खाओ। ये बिंजिंग, वॉमिटिंग आफ्टर बिंजिंग, पर्जिंग। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिंजिंग एंड पर्जिंग, ये वर्ड याद रखना। डिनाइल ऑफ, हमने बोला भाई दवाई ववाई लेते हो कुछ आजकल हंगर के लिए, बोला कौन बोला, डिनाइल। डिनाइल क्या होता है, स्ट्रांगली रिजेक्ट, वो कौन बोला। उसके बाद कंपल्सिव एक्सरसाइज करते हैं। अब जब वो वॉमिटिंग करते हैं मेरे दोस्त अलका, जब वो वॉमिटिंग करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है, तो ये सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और जब वो वॉमिटिंग करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड तो स्वेलिंग होगी, जब प्रेशर पड़ेगा तो आंखें भी लाल होंगी। अरे हमें उल्टी आती है तो आंखें लाल होती है, क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर आता है। अब यदि पर्सन डेली की डेली करेगा तो रेडनेस आंखों से जाएगी नहीं, और ज्यादा करेगा तो ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाएगी, खून आ जाएगा आंखों से, आंखों से खून हो जाएगा, कैपिलरीज टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ये सब होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। और एक हेलिटोसिस भी लिख लो, बदबू आती है सांस लेने में, बैड स्मेल, उल्टी आने के बाद आती है ना बैड स्मेल। अरे सबको उल्टियां ही होंगी भाई, सबको डायरिया हुआ होगा। हिमांशु डायरिया कितनी बार की फ्रीक्वेंसी से ऊपर को डायरिया बोलते हैं। दानिश 3 बार गए, इसको क्या बोलोगे, डायरिया। 4 बार गए, 5 बार गए, 5 से ऊपर बार को डायरिया बोला जाता है। अभी एक बंदा कल ही बोला मेरा बच्चा 3 बार गया है, सर बताओ क्या दवाई लेनी है। अरे किसी किताब में दे रखा है, पर नॉर्मली यार 2 बार 3 बार तो नॉर्मल जाता है, 5 से ऊपर वाले को डायरिया। अब पता पड़े पहली बार ही पूरा लीक हो रहा है भाई, तो फिर तो लेके जाना पड़ेगा। और एक आता है व्हाइटिश डायरिया, बिल्कुल व्हाइटिश डिस्चार्ज पानी की तरह, किसमें होता है, हैं? बोलो डॉक्टर साहब, किस बीमारी में होता है, कोलेरा। क्या बात है, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर होता नहीं है वो, बिल्कुल दिखता है ऐसे। मैंने मेरी जिंदगी में पता है डायरिया कैसा देखा है, ऐसा डायरिया देखा है कि बेड के ऊपर पानी भरा पड़ा है, पानी, प्रॉपर पानी,
एक भी स्टूल का एटम्स नहीं, एक भी कलर फलर कुछ नहीं, पानी। मैंने बोला इसके ऊपर पानी क्या हो रहा है? बोला ये पानी नहीं है, डायरिया है। मैंने बोला प्रभु क्या खा के आए हो? तुम तो पी रहे हो, निकाल रहे हो। हमने आगे से देखा था लोग निकालते, तुम तो पीछे से निकाल। तो बेटा ये मोस्टली कॉलेरा के अंदर होता है। अब यदि डायरिया प्रोलॉन्ग्ड हुआ, देखो बेटा किताबों को जितने मजे से समझोगे ना उतना मजा देगी। मैं पढ़ाता हूं ना, मजे से पढ़ाता हूं, आनंद से, और याद करो ऐसे तो और आनंद आएगा। अब यदि डायरिया प्रोलॉन्ग रह गया, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा लॉस हो रहा है, तो शॉक में चला जाएगा। शॉक से बचने के लिए क्या करना? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना। तो आईवी फ्लूइड स्पीड से चला दो, घर शार्ट शार्ट चेंज करते रहो लगातार, खाली पे खाली, खाली पे खाली, 12-15 बोतल लगातार उसको दी हमने, जब ही तो मेंटेन होगा। ये आ गया। ब्रोकन ब्लड वेसल से नाइज हो जाएगी। फिजिकल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे पर्सन के अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, रप्चर्ड स्टोमक हो जाएगा, और सीरियस हार्ट, किडनी एंड लीवर डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम यदि हमारा लॉस होगा, इस फ्लूइड वॉल्यूम के लॉस होने से कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, हमारे जब फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बहुत स्पीड से हो जाएंगी। ये लीड कर देता है हार्ट डिजीज, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, एनीमिया कर देगा। और कुछ साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं, उन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की जब हम बात करें तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला आता है डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम लो। अरे जिसका सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, जैसे मैं एक बार किसी मंत्री जी की बात कर रहा था, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि वैसे इलेक्शन चल रहा है आजकल, हमें भी उठा के डाल देंगे, तुम तो प्रचार कर रहे हो। तो कई लोग ऐसे होते ना, मैंने उन मंत्री जी से उसका जो पीए रहता है तो उससे मैंने पूछा क्या खाते? बोला ये दुनिया के कितने भी बड़े प्रोग्राम में चले जाए, ये बंदा बाहर का खाता ही नहीं है। ये इनके घर से सुबह इनका टिफिन इनकी वाइफ बना के देती है, और अपना गुनगुना पानी का कैंपर भी अपने साथ लेके चलते हैं, उसके अलावा ये बाहर का कुछ भी नहीं खाते। और हम मिल तो जाए बाहर का, घर का दूसरे को खिला देंगे, तू खा ले घर का, हम तो बाहर का खाएंगे। तो डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, इस लो सेल्फ एस्टीम का लेवल ज्यादा होना चाहिए। शेम एंड गिल्ट, यदि शेम एंड गिल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, इंपेयर्ड फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप इंपेयर्ड हो जाएंगी, होगी। आदमी 30 रोटी खाएगा तो वाइफ से सोशल रिलेशन इंपेयर्ड ही होना है। वाइफ कहेगी चलो 7 दिन की छुट्टी है, जाओ अपनी मम्मी के हो जाओ, मेरा पीछा तो छूटे। तो सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन सारे इंपेयर्ड होंगे। पता बड़े ससुराल में गए तो फिर वो कहेंगे ना जल्दी जाओ दामाद जी, अपने घर पे रहा करो, कम आया करो, तो ये करेगी ना प्रॉब्लम। परफेक्शनिज्म नहीं होगा, ऑल और नथिंग थिंकिंग हो जाएगी, या तो पूरा ही खाओ या कुछ नहीं खाओ, ऑल और नथिंग थिंकिंग। ये बेटा एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मोस्टली डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, शेम एंड गिल्ट, इंपेयर्ड फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स, परफेक्शनिज्म और ऑल और नथिंग थिंकिंग। परफेक्शनिज्म मींस जैसे एक पर्सन परफेक्ट होता है ना, कि यदि मुझे ये खाना खाना है, मुझे खाने की 2 रोटी की भूख है, और कितना भी अच्छा परोस दिया है तो अभी हम 2 ही खाएंगे। अरे बड़े बड़े लोग तो ऐसे ही खाते हैं। अब नरेंद्र मोदी को यदि ऐसे थोड़ी है कि अमेरिका गया तो टूट पड़े कि देख लो दोबारा अमेरिका आ पाए नहीं आ पाए, अभी खा चलो सब, क्या है लाओ। ओबामा साहब क्या क्या अलग अलग डिश है वो खिलाओ, रोटी तो वही खा लेंगे, कुछ अलग से लाओ। ऐसा तो परफेक्शनिज्म मींस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड योर पर्सनालिटी यू आर परफेक्ट फॉर योर चॉइस, इसको बोलते हैं बेटा परफेक्शनिज्म। डेथ रेट्स, मोर्टेलिटी रेट, साइकेट्रिक एब्यूज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, एंड द मोर्टेलिटी रेट इज अबव 5% फॉर ईच डेकेड एंड इंक्रीजेज अप टू 20%, 20% तक ये बढ़ गई है। पेशेंट की जो इलनेस है मोर देन 20 ईयर्स तक पाई जाती है, ये खतरनाक भी हो सकती है कभी कभी। और कुछ स्टडीज ये बताती है कि अभी तक इनके अंदर कोई ज्यादा डेथ का रिकॉर्ड आया नहीं है ईटिंग डिसऑर्डर्स के कारण। अब हम सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं।
इन्होंने लिखा हुआ है बेटा कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के कारण, with substance abuse and any other psychotic abuse and the mortality rate is above 5%। इन्होंने बोला है, अब देखो मैंने ये बोला और लास्ट में बोला डेथ रेट नहीं हुई। ईटिंग डिसऑर्डर होने के कारण यदि किसी पर्सन को सब्सटेंस एब्यूज लग जाए तो उसके कारण उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर्स की अभी तक डेथ रिपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं बेटा ईटिंग डिसऑर्डर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। सीएनएस, सीएनएस को बोलते बेटा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले तो फीलिंग डल, डल फीलिंग होगा, लिथार्जी होगा, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होगी, थिंकिंग अफेक्ट हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होगी और डिप्रेस्ड मूड हो जाएगा, सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगी, बीएमआर डिक्रीज हो जाएगा, इंपल्सेस डिक्रीज हो जाएगी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आपके जो कंपटीशंस के अंदर जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो यहां से नहीं बनेगा। कंपटीशंस का जो मटेरियल है मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें कंपटीशंस के अंदर बनती है। ये जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं ये यदि कोई एकेडमिक के बच्चे देखेंगे और उन्हें यदि शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो वो ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डल कंसंट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिप्रेस्ड मूड कैन बी रिजल्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? सबको समझ में आ रहा है? बड़ा इजी टॉपिक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो अब पर्सन को यदि ईटिंग डिसऑर्डर है तो यदि बुलिमिया नर्वोसा है तो वो वॉमिटिंग करके फ्लूइड बाहर निकालेगा, और एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो पानी कम पिएगा। जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो बॉडी बिल्डिंग जिस दिन उनको शरीर दिखाना होता है उससे 2-3 दिन पहले या उस दिन पानी नहीं पीते वो लोग, कि मसल्स के अंदर यदि कॉन्स्टिपेशन होगा तो बॉडी बिल्ड अच्छा आएगा। उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है डिहाइड्रेशन करके। जैसे यदि हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे जो बॉडी का हमारा जो बॉडी जो है डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मसल के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो मसल टाइट हो जाएंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर स्लो इरेगुलर पल्स होगी, लो बीपी होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, चेस्ट पेन होगा और सडन डेथ। बेटा फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ आपका, उस फ्लूइड वॉल्यूम के कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अरे फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो अभी आपके बॉडी के अंदर 7 लीटर ब्लड था तो 6 लीटर आ गया, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा ना, वो पूरा खून बाहर जाना पड़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। आप सुनना, कार्डियक फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से क्या होगा, बीपी क्या करेगा, बीपी बढ़ेगा और पल्स रेट जल्दी जल्दी हो जाएंगी, रैपिड हो जाएंगी। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रही है, तो इसमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होंगे। यदि किसी को इंजरी हो गई, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो कार्डियक आउटपुट सडन बढ़ता है ना। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के अंदर ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, डीकैल्सिफिकेशन, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी जिसको ग्रोथ स्टंट इन चिल्ड्रन बोला जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, पेन ऑन फ्रैक्चर साइट विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग हैज बीन ब्रोकन, बिना कुछ करे कुछ तनाव के फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा इधर उधर लग गई फ्रैक्चर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की जब हम बात करें तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यूटीआई और रीनल फेल्योर हो जाएंगे। मिससेलेनियस जो अलग अलग बात करें तो उसके अंदर टायर्डनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, लो बॉडी टेम्परेचर, हेयर बिकम्स ड्राई, थिन और ब्राउन कलर के हो जाएंगे और फॉल आउट, गिरने लग जाएंगे, लो ब्लड शुगर हो जाएगा। जीआई सिस्टम के अंदर माउथ से हेलिटोसिस, बदबू आने लग जाएगी और हमारे जीआई सिस्टम के अंदर हेलिटोसिस हो गया और एक होता है चिप मंक चीक्स, ये गाल लाल लाल होते हैं ना वो लगाने के बाद, फ्लश लगाने के बाद फीमेल लगाती है ना लाल लाल यहां पे। अभी मैं मेरी बेटी को लेके गया तो अपनी माँ की किट में से सब लगा लिया, वहां जाके अभी तो 11 साल की है तो अभी मैं उसको ले गया पीटीएम, तो अब इतना तो मैंने फोकस नहीं करा, मैंने जाके देखा तो उसने लिपस्टिक लगा रखी थी, आंखों के ऊपर यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया।
अब वहां पे मैडम जाके बोली तो यूं हंस रही थी। अरे मैंने बोला, वो तेरी आज तो फुल मेकअप में आई हो तुम, है? क्या जरूरत थी? तो चिपमंक चीक्स मीन्स वो लगाने के बाद जो गाल लाल हो जाते, दीपांशु देखा होगा तुमने, उसको बोलते चिपमंक चीक्स। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यूटीआई इन्फेक्शंस, रीनल फेल्योर, ये तो इसमें जीनाइटोम हो गए। और जीआई के अंदर चिपमंक चीक्स, गम से इनेमल इरोजन हो जाएगा। इनेमल मीन्स जो ऊपर की जो हमारी व्हाइटिश जो लेयर है, इसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल जैसे अभी बोलना नहीं चाहिए, मैं अभी बताऊंगा, अभी जो एक मुद्दा चल रहा था किसी के प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में किसी साइंस ने बोला था कि हमारे यहाँ जो टूथपेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर इतना खुरदरापन डाला जा रहा है, इतना खुरदरापन डाला जा रहा है कि वो एनिमल को घिस रहे हैं। वो हमारे टीथ की जो मोटाई है वो कम हो रही है टूथपेस्ट करने से। दांतों को चमकदार बनाने के लिए वो हार्ड सब्सटेंस डाल रहे हैं, जिससे कि वो एनिमल घिस रहा है। एनिमल घिसेगा तो कोल्ड सेंसिटिविटी होगी, कोल्ड सेंसिटिव एनिमल इरोजन हो गया तो आपके टूथ डिके स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बचाए रखना है मेरे दोस्त, जब ही तो बोलते दातुन करो। वो एनिमल नहीं घिसती, दातुन एनिमल नहीं घिसती, उसमें कोई एटम्स नहीं है। चिपमंकी सोर थ्रोट हो जाएगा। और इनकी नर्सिंग केयर के अंदर उन पर्सन को सॉफ्ट टूथ ब्रश दिया जाता है। ईसोफेजाइटिस हो जाएगा। ईसोफेजाइटिस के अंदर, अब ईसोफेजाइटिस की बात करते हैं जीआई सिस्टम के अंदर, ईसोफेजाइटिस। अब ईसोफेजाइटिस के अंदर क्या होगा? तो भैया ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पता क्या पड़ेगा? पेनफुल बर्निंग चेस्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग इन ब्लड आ जाएगा ईसोफेजाइटिस में, ब्लड इन वॉमिटिंग, हीमोप्टेसिस हो जाएगा, ब्लड इन स्पुटम। और ईसोफेगस कैन बी ए रप्चर। स्टोमक के अंदर क्या हुआ? गैस्ट्रिक रप्चर हो जाएंगे, गैस्ट्रिक रिटेंशन हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगी। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होगा, इंटेस्टाइन रप्चर हो जाएगी। और कई बार तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कमजोर हो जाते हैं। अरे भाई, हम कई बार पेट के अंदर यूं छोटी मोटी सी एक्सरसाइज, अरे घूसा ऐसे मत मारना, थोड़ा थोड़ा सा यूं करने से, पेट पे तपतपी मारने से क्या होता है? यूं करने से अरे जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं। फाइबर्स रिच डाइट से क्या होता है? फाइबर्स रिच डाइट से इंटेस्टाइन के मूवमेंट बढ़ते हैं, बल्क ऑफ स्टूल तो बढ़ेगा। शाम को यदि 1 किलो अमरूद खाएं तो 400 ग्राम तो स्टूल निकलना ही है, क्योंकि पूरा फाइबर है। ये सही बात है, प्रैक्टिकली करके देखना। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि आपकी स्टोमक और आपकी जो इंटेस्टाइन है रिफ्रेश हो गई अंदर से। प्रॉपर व्हील लेके आना, व्हील 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 का जूस पिया है राय साहब? गोल गोल फल आता है, व्हील, व्हील का मुरब्बा, व्हील का जूस, बेलपत्तर। उस बेलपत्तर को तोड़ो, तोड़ के उसके अंदर जैसे उसको घोलोगे तो एक तो बाजार में मिलता है मिक्सी में चला के, और एक उसको तोड़ोगे और यदि हाथ से लेके उसको पानी में घोल के फिर पीना तो उसमें फाइबर ही फाइबर होंगे। तो एक दिन पूरे दिन फाइबर खाना, वो फाइबर खाने के बाद तुम देखो बल्क ऑफ स्टूल पड़ेगा। और जो यार जो स्टूल है ना, जो हमारा जो इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा। कम से कम 15 दिन आपका स्टोमक के अंदर यदि किसी पर्सन को कोई कॉन्स्टिपेशन, गैसियस डिस्टेंशन या कुछ, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। समझ में? ये ट्रीटमेंट भी बताता हूं मैं, देखो तो मैं, हम वैद्य भी तैयार कर रहे हैं। तो बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते, गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं होंगे, इंटेस्टाइन रप्चर हो सकती है, लग्जेटिव जो लोग यूज करते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार डिपेंडेंसी बन जाती है। अब कई लोग ये वीडियोस देखते होंगे, वो कहते हैं गुरुजी तो बड़े मजे से पढ़ाते हैं, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। तो ऐसे नहीं हंसना चाहिए, उनको सीरियसली लगना चाहिए, हम बड़े सीरियस होकर पढ़ाते है ना, तो सीरियस होकर पढ़ाते हैं। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब बेटा ये हमने कॉमन सिम्टम्स पढ़े, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं बेटा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो होता है बेटा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब राय साहब
किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या दोगे? शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ये हुआ, यदि किसी को प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन है तो फ्लूइड डाइट लिक्विड, ज्यादा ज्यादा पानी पियो, फाइबर रिच खाओ। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है कि उसके बॉडी के हम डाइटरी पैटर्न को, कुछ मेडिकेशंस को, कुछ उसके इम्यून सिस्टम को समझ के ऐसी दवाइयां दे जो दोबारा कभी रिकवर ना हो, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चले वो इस चीज के साथ, वो कहलाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट मींस पर्टिकुलर टाइम। तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हमारे एनोरेक्सिया नर्वोसा की जब हम बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के अंदर मेंटेनिंग द नॉर्मल वेट को मेंटेन करना है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के अंदर वेट गेन को इंश्योर करना है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यदि आ गई है तो उसे रिकवर करना है। हम लोग हमारे डाइट के पैटर्न को बैलेंस में नहीं लेते। बैलेंस में लेने का मींस हमें पता होना चाहिए हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, कल्चर ऐसा बन गया कि हेल्दी फूड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यदि आप शादी में, मैं आपके घर पे आया हूं और यदि आपने पूरी नहीं बनाई है तो ऐसे लगेगा कुछ नहीं खिलाया है। तो मेहमान आए तो पूरी पहले खिलाओ, जबकि वो हेल्दी नहीं है। अच्छी तली भुनी सब्जियां बनाओ। आप यदि सिंपल कहोगे लो पालक को वो बॉईल करके दे दिया, बोले क्या बनाया, क्या खिलाया, कुछ आता ही नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर बेटा बिहेवियर थेरेपी हम प्रोवाइडेड करेंगे। इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, बिहेवियर थेरेपी। इस बिहेवियर थेरेपी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे उसे। मींस यदि एक्सेसिव ईटिंग कर रहा है वो, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा वो नहीं खा रहा तो हम उसे खा लो, तो ये क्या हुआ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और वेट गेन को मेंटेन करेंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी देंगे। बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। उसके बाद यदि पर्सन को ज्यादा ही माल नरिश्ड है तो उसको हम प्रॉपर नरिशमेंट देंगे और हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। और जब हमारे ड्रग्स की बात आती है तो ड्रग्स की बात में TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एग्जाम्पल एमिट्रिप्टाइलिन 8 to 32 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। बेटा ये हम ट्रीटमेंट देते हैं नॉर्मली एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। और भैया ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी कैन बी प्रोवाइडेड। अब यदि आपको पूछनी है कि ग्रुप थेरेपी क्या होता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं ग्रुप थेरेपी के ऊपर। आपको यदि सोचना है फैमिली थेरेपी तो आप वीडियो देख सकते हो। तो बेटा मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि ये जो वीडियोस पड़ी हुई है इनको यूटिलाइज करा करो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यदि आ गए तो तुम साफ हो जाओगे मेरे राय साहब, तुम साफ हो जाओगे। तो जग जा मोहन प्यारे, जग जा, वो पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले। तुम पढ़ जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो मेरी आत्मा को बड़ी खुशी मिलेगी। तुम दोनों को भी बोल रहा हूं, बहुत खुशी मिलेगी। उस खुशी का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तो तुम यदि खुशी दे सकते हो, ये पुण्य का काम होगा। सारे तीर्थ एक बार और किसी को खुशी देना एक बार। तो तुम सेलेक्ट हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा, तो एक आध तीर्थ का फल तो मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम चाहो कि हम तो पापी बने रहें और तुम तीर्थ करना ही ना चाहो तो फिर तो कोई करना ही चाहिए। पंडित जी आप तो कर ही सकती हो, इतना तो धार्मिक ज्ञान आपको होगा। नेक्स्ट आया बुलिमिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट। बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या करते हैं हम, ये आपको हमने सारी चीजें समझाई कि बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या क्या होता है। जब हम बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो ट्रीटमेंट है बेटा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर वो जो ज्यादा खाना खा रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, और लॉन्ग टर्म के अंदर उसके जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करेंगे। उसके अंदर हम बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी। इसके अंदर क्या होगा, जो ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट है बेटा, वो कौन कौन सी दे देंगे, बस उसका एग्जांपल याद करना है आपको कि एक तो हम देंगे इमिप्रामिन एंड फ्लुएक्साटिन। इमिप्रामिन और फ्लुएक्साटिन, FLUO एक्सीटियन।
फ्लूएक्साटिन। ये दोनों ड्रग देते हम, जो कि नॉर्मली 22 टू 60 mg इन डिवाइडेड डोजेस इन ए डे, डोजेस इन ए डे। इस तरीके से हमारी जो बुलिमिया नर्वोसा है उसके ट्रीटमेंट के अंदर ये सारी चीजें करते हैं। ये थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी। और कई बार जो थर्ड जो आती है एनोरेक्सिया, बुलिमिया एनोरेक्सिया, उसके अंदर भी मोस्टली ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला जो ईटिंग डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा एक्सेसिव ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा वेरी लेस ईटिंग, और बुलिमिया एनोरेक्सिया मींस इट इज इन बिटवीन। आपको ये तीनों नाम याद रखने मेरे दोस्त, कम से कम एग्जाम में आए तो आप कर दो। इसके बाद जब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो आपको देखना बेटी, सुनो एक मिनट, नर्सिंग मैनेजमेंट किताब को छोड़ दो, सबसे पहले क्या करना है, पर्सन का वेट गेन देखना है। बुलिमिया नर्वोसा है तो ज्यादा वेट होगा तो कम करवाना है। कैसे कम करवाना है? फूड के ऊपर कंट्रोल। फूड के ऊपर कब कंट्रोल होगा? जब बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी दोगे। और यदि एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिल्कुल वीक हो रहा है तो उसे फूड आइटम दोगे, उसके माल नरिशमेंट को खत्म करोगे, उसको प्रॉपरली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करोगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। ठीक है बेटा, उसकी एक्टिविटीज या जो कंपल्सिव एक्सरसाइज कर रहा है वो रेस्ट्रिक्टेड करोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज कराओगे जितनी उसे रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसका अल्टर्ड परसेप्शन यदि हो रहा है, उसका यदि परसेप्शन अल्टर्ड हो रहा है तो वो हम उसे मेंटेन करेंगे। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करेंगे, उसके सेल्फ एस्टीम को हम डेवलप करेंगे, उसकी जो पावरलेसनेस जो हो गई है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, उसको हम इंक्रीज करेंगे, सेल्फ एस्टीम को डेवलप करेंगे, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाएंगे। अब इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको फाइबर रिच डाइट देंगे। इन सब पॉइंटों को फाइंड आउट करके इनके बेस पे जो हमारी नर्सिंग केयर बनती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताओ और देखते रहो वीडियो और कमेंट्स करते रहो, जो कि हमारा मनोबल बढ़ाते रहे और हम आपको कंटेंट देते रहे। मजे से पढ़ते रहिए, जितने मजे से पढ़ोगे उतने ज्यादा सफल होइए, जिंदगी में खुश रहिए, तनाव फ्री रहिए। यही आज का पावर डोज है।